महिलाएं अपनी जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस से गुजरती हैं। इसमें प्रेगनेंसी, हार्मोन इम्बैलेंस, मेनोपॉज इत्यादि शामिल है। इस दौरान महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आईवीएफ, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, असिस्टेड कंसेप्शन के बारे में। हम एक्सपर्ट से जानेंगे गर्भावस्था से भी जुड़े कुछ सवाल और आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। सो वी हैव विद अस डॉक्टर सीमा सहगल. She is medical superintendent and HOD at MKW Hospital, and she's also the director at It's My Baby IVF Center. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. और हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर मेघा मलिक अनेजा. शी इज इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट एट It's My Baby IVF Center. मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। Thank you. समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मेघा आपसे पूछना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी की समस्या से काफी महिलाएं परेशान होती हैं, काफी महिलाएं पीड़ित होती हैं। तो आप हमें बताएं कि क्या होता है इनफर्टिलिटी और इसके कारण क्या होते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब एक कपल या हस्बैंड एंड वाइफ 1 साल से लगातार साथ रह रहे हैं और कंसीव करने के लिए या बच्चा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, या फिर फीमेल की एज अगर 35 से ज्यादा है तो ये समय घटकर 6 महीने ही रह जाता है। अगर वो इतने टाइम में नहीं कंसीव कर पाते तो उन्हें एक अच्छे डॉक्टर या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नहीं तो कम से कम MD गायनी डॉक्टर से ही कंसल्टेशन लेना चाहिए। आजकल तो कपल्स प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जिसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले ही डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने सारे टेस्ट कराते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे जाके उन्हें कुछ पहले से दवाइयां तो नहीं लेनी, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके कारण बहुत सारे हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक फीमेल पार्टनर में बेसिकली देखिए उनका एक ओवरीज होती है, दो फेलोपियन ट्यूब्स होती है जो कि उनको कनेक्ट करती है एक यूट्रस के साथ, जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो जो एक फीमेल है उसकी महामारी साइकिल जो है 30 डेज की जो साइकिल होती है वो पूरे अंडे के हिसाब से ही चलती है। तो सेकेंड डे ऑफ द पीरियड जो होता है तब से उसका अंडा बनना शुरू होता है। उसके 14 दिन के बाद अराउंड एक नॉर्मल साइकिल में वो अंडा रिलीज होता है जिसे कि हम रप्चर कहते हैं, वो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। ये साइकिल ऑल्टरनेट होता है, एक बार राइट ओवरी तो अगले महीने लेफ्ट ओवरी। फिर फेलोपियन ट्यूब में उसे स्पर्म मिलना चाहिए उस वक्त, नहीं तो वो अंडा 1 से 2 दिन बाद डेड हो जाएगा। और फिर अगर उसे स्पर्म मिलता है तो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी करके फिर वो वापस यूट्रस में या गर्भाशय में आता है और वहां पे प्रेगनेंसी होता है। अगर हमें ओवरीज में कोई दिक्कत मिलती है जैसे सिस्ट है या एंडोमेट्रोसिस है, PCOD ओवरीज है, या ट्यूब्स बंद है उनमें इन्फेक्शन है, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही मेल पार्टनर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर उनके स्पर्म्स में काउंट कम है या बिल्कुल एब्सेंट स्पर्म काउंट है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, या स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर जिस एक और प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें कि हस्बैंड या मेल पार्टनर नहीं रिलेशन कर पाते, ऐसे में भी जो कपल्स हैं उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए टाइमली कंसल्टेशन या डॉक्टर की एडवाइस बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मेघा आपने कि बहुत जरूरी है टाइमली डॉक्टर के कंसल्टेशन या एडवाइस लेना। इसी से जुड़ा हुआ एक फॉलो अप क्वेश्चन है डॉक्टर सीमा मेरा आपके लिए कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम दिस इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी तो बढ़ रही है, इट्स इंक्रीजिंग। क्या कारण है इसके पीछे और क्या करना चाहिए लोगों को? फर्टिलिटी आजकल सच में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बेसिकली सबसे ज्यादा ब्लेम तो हम लाइफस्टाइल को ही करेंगे। लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल स्पॉइल हो गया है। आजकल जो यंगस्टर और यंग जनरेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। इनके जो प्रोफेशन है वो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो एक तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल लिया जाए तो एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सेकेंड हो गया कि हमारी टेक्नोलॉजी में रेडिएशंस बहुत है, लैपटॉप का यूज है, मोबाइल का यूज है, और अननेसेसरी जो नेट है जो सारा टाइम चलता रहता है उसका भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो ये 2 चीजें। तीसरा हमारे टारगेट रिलेटेड जॉब्स हो गए जो कि हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं, और उससे स्ट्रेस से भी हमारी जो क्वालिटी ऑफ एग है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स है, वो खराब होते जाते हैं। फिर हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, हम कभी सोते हैं कभी उठते, कोई टाइम नहीं होता। जो MNC और कॉल सेंटर्स में काम करते हैं उनका नाइट शिफ्ट होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग अच्छे रिलीज होते हैं, तो हमारा स्लीप पैटर्न सारा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर फोर्थ बहुत मेजर फैक्टर रहता है फूड पे। फूड एक तो हम खाते भी टाइम पे नहीं और ढंग का भी नहीं खाते। जब भूख लगती है फटाफट उठाते हैं और जंक खा लेते हैं,
मैगी, 2 मिनट मैगी वाला सिस्टम आ गया है। प्यास लगती है तो पानी की जगह आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो खाना पीना वैसे भी खराब है और फूड एडल्ट्रेशन भी बहुत है। तो हमारे पास एडल्ट्रेशन के कारण जो क्वालिटी ऑफ फूड है उसमें पता नहीं कितने पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सिंथेटिक मटेरियल्स उसमें डाले हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, तो दे ऑल हार्म अस। तो दिस इज इन टोटल हम बोल सकते हैं कि अगर हम गाँवों को देखें और अगर हम शहरों को देखें तो गाँव में फर्टिलिटी फिर भी अभी सेव है, पर शहर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे कॉमन फैक्टर हैं जो मेल और फीमेल दोनों पे इक्वली वर्क करते हैं। फीमेल्स पहले जमाने में काम नहीं करती थी, घर में रहती थी, उनको स्ट्रेस नहीं होता था। तो जैसे कहते हैं ना, फीमेल एक नाजुक सी कली होती है, तो वो बेचारे अच्छे से उनका एग फॉर्मेशन, उनकी स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं, उनका डिस्टर्ब नहीं होता था। तो उनके साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर रहते थे। अब बिकॉज 90% ऑफ द फीमेल आजकल वर्किंग है, तो वर्किंग होने के कारण उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी मेल के कंपैरिजन में वैसे ही स्ट्रेसफुल हो गया है। तो फीमेल फर्टिलिटी भी इसीलिए डिक्रीज होती जा रही है। और अब एक जो बहुत मेजर फैक्टर है वो है एज। अगर हम देखें कि हमारी जो फर्टाइल एज है, जो हमारी सबसे गोल्डन एज कहना चाहिए, वो होती है 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक। हमें उन 10 ईयर्स में मैक्सिमम प्रेगनेंसीज मिलती हैं, क्योंकि उसमें जो फीमेल का जो एग है वो अपने आप बनता है। उसके अगर मान लो हार्मोन की प्रॉब्लम भी है, सिस्ट भी है, उस समय भी हमने देखा है पेशेंट बहुत जल्दी कंसीव करता है। तो एज हैज अ बिग बेयरिंग। और आजकल अब क्या हो गया, पहले जमाने में हम 20 ईयर्स तक मैरिज हो जाती थी, अगर नहीं तो 23 24 को भी हम लेट कहते थे। और अब हमारी जो लड़कियां हैं, बिकॉज वो सब काम करती हैं, सबको अपना कैरियर बनाना है, अपना प्रोफेशन सेट करना है, तो उन्होंने अपनी शादी को भी डिले कर दिया। तो शादी होती 30 ईयर्स पे, तो जब तक कि हमारा गोल्डन पीरियड निकल जाता है। अब 30 ईयर्स पे मैरिज हुई, फिर आप सेटल होते हो, फिर हमें सेटल होना है, फिर हमें 2-3 साल तो लगेंगे, शादी के बाद भी हमें प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो हम अपनी चाइल्ड बेयरिंग को डिले करते चले जाते हैं। तो इसमें मेरी सबसे बड़ी एडवाइस जो गर्ल्स को है वो ये है कि हम प्रेगनेंसी को या शादी को एक बर्डन ना माने। हम थोड़ा सा अर्ली मैरिज कर लें, एटलीस्ट 30 के अंदर अंदर मैरिज कर लें, पहली एडवाइस। दूसरी एडवाइस, शादी करने के बाद जल्दी प्रेगनेंसी कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमेना है, उसमें कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल हिंड्रेंस नहीं होती है। मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सारी पढ़ाई एमडी की आफ्टर मैरिज और आफ्टर इसके बाद ही करी है। तो ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम उस चीज के करके फालतू अपने इंजेक्शंस लगवाएं, हम डॉक्टर्स के चक्कर काटें, हम टेस्ट कराएं और हम आर्टिफिशियल वे से कंसीव करें, ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है लोगों को कि हमें थोड़ी चाइल्ड बेयरिंग अर्ली कर लेनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि लाइफस्टाइल का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। और जो हम जो आज जो सब जो उल्टा सीधा खाने की आदतें हैं, या बहुत जरूरी है आप अच्छा खाएं और आप सही समय पे जो सारे काम है वो आप करें। मिलता जुलता सवाल डॉक्टर मेघा, इनफैक्ट फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा इसी का कि इलाज के क्या तरीके हैं अगर किसी को ये समस्या है। देखिए, इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी काउंसलिंग। जो भी हमारे पास इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल कपल आता है, एक्चुअली ये कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ कई बार होता है कि कुछ चीजें उनको पता ही नहीं होती कि कैसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, और वो फैमिली प्रेशर और स्ट्रेस में इतना ज्यादा उनको मेंटल स्ट्रेस रहता है कि वो नॉर्मल रिलेशन करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनको एज अ कपल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक डॉक्टर को भी डील करना चाहिए एज अ कपल, कि दोनों आए, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें ट्रीटमेंट पार्ट में, तो उनकी काउंसलिंग भी उतनी अच्छी होगी। प्लस उसमें क्या है कि उनको पहले समझाना रहता है बेसिक कि एक नॉर्मल कंसेप्शन कैसे होता है, कि पीरियड जो फीमेल का आता है वो फर्स्ट डे होता है, उसके 10 दिन के बाद से लेके पीरियड के 18th डे 18वें दिन तक उनको ऑल्टरनेट डे ट्राई करना है। रोज की जरूरत नहीं होती, ऑल्टरनेट करें ताकि स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं हो। उसके बाद उनको जो अच्छा लाइफस्टाइल, योगा जैसे कि अभी आपने बताया, अच्छा खाना पीना, ये सब समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ टेस्ट कराते हैं इलाज में। देखिए, बेसिक चीजों से ही हम पहले चलेंगे। फीमेल के सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, प्लस उनका अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। उसे अपने डॉक्टर के पास 1 महीने के अंदर, पीरियड के दूसरे दिन से लेके पीरियड के 15 डे के बीच में 4 या 5 स्कैन अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, ताकि पता चले कि उसकी एग की साइकिल कैसी है, ठीक बन रहा है या नहीं, या कहीं पे दवाइयों या इंजेक्शन की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली। फिर आगे उनका ट्यूब टेस्ट होता है, जिसको कि बोलते हैं HSG, जिसमें कि हम ट्यूब्स देखते हैं कि खुली है कि नहीं। अगर वो नहीं खुली है तो उसको हमें दूरबीन की जांच से या लेप्रोस्कोपी जिसको बोल सकते हैं, उसकी मदद से हम खोल सकते हैं उसको। और साथ के साथ हम मेल के भी इक्वली टेस्ट कराते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में 30% जो केसेस हैं वो मेल इनफर्टिलिटी से ही प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो मेल के पूरे टेस्ट होते हैं, उनके स्पर्म काउंट देखे जाते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से उनको दवाइयां दी जाती है।
फीमेल में और मेल में दोनों में टीबी भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जो अक्सर मिस कर जाते हैं पेशेंट्स भी और डॉक्टर भी। टीबी कोई देखो टैबू नहीं है, ये अगर आपको कोई खांसी या वैसे वाला टीबी नहीं, ये कई बार बच्चा दाने में रहता है फीमेल की, जिसकी वजह से उसे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा और सिर्फ टीबी की 6 महीने दवाइयां देने से ही वो ठीक हो जाता है। तो उसके भी सारे टेस्ट कराने इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर इन सब से नहीं ठीक हो रहा है, बहुत साल हो चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है आईवीएफ, या जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। वो मैं आगे आपको डिटेल पूरे विस्तार में समझाऊंगी कि क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेघा, और काफी डिटेल में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने हमें बताया इनफर्टिलिटी क्या होता है या कैसे उससे बचा जा सकता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। अब हम आते हैं डॉक्टर सीमा, मैं आपके पास एक बार दोबारा आना चाहूंगी। लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जांच, काफी सारे ऐसे केसेस हैं, चाहे वो सर्जिकल हो नॉन सर्जिकल, उसमें लैप्रोस्कोपिक हम टर्म सुनते हैं कि उसके थ्रू इलाज होगा या उसके थ्रू सर्जरी होगी। आप बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में, तो आप हमें बताएं कि क्या होता है ये ट्रीटमेंट, और क्या अगर आप कुछ फायदे या नुकसान उसके हमें बताएं तो। लैप्रोस्कोपी होता है जिसमें हम पेट पे से दूरबीन डालते हैं, और एक हिस्ट्रोस्कोपी होता है जिसमें हम यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं। बेसिकली हमारी यही एक मेन ऑर्गन्स हैं जिनको हमें देखना होता है कि इनमें प्रॉब्लम क्या है। लैप्रोस्कोपी आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन दे देती है पूरे पेट का, यही नहीं कि आपको खाली यूट्रस देखना है, आपको लिवर दिख जाता है, आपको इंटेस्टाइन्स दिख जाती हैं, आपको कोई इन्फेक्शन है वो दिख जाता है, आपको ट्यूब में प्रॉब्लम है वो दिख जाती है, आपको ओवरीज दिख जाती है। तो आपको कंप्लीट इवैल्यूएशन जो भी अभी तक टेस्ट हुए वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। लैप्रोस्कोपी अपनी डायरेक्ट आंखों से देखना हो जाता है, तो डॉक्टर खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख लेता है, तो एक कंप्लीट इवैल्यूएशन हो गया। दूसरा होगा कि अगर हमें मान लो उस समय ही पता लगा कि ये इन्फेक्शन है और ये सब कुछ है, तो साथ के साथ ही हम उसको ट्रीट कर देते हैं। मान लो ट्यूब हमें ब्लॉक लग रही है तो हम उसको भी खोलने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपने डायग्नोस भी कर लिया, आपने ट्रीट भी कर दिया, और तीसरा चीज होती है हम फर्दर गाइड हो जाते हैं कि हमें आगे ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें नॉर्मल तरीके से कंसीव करना है, हमें कितने महीने वेट करना है, अगर हमें वेट नहीं करना है तो हमें आगे आईवीएफ कराना है कि आईयूआई कराना है, तो हम उससे गाइडेड हो जाते हैं। तो 3 बड़े मेजर एडवांटेजेस हैं कि एक तो इवैल्यूएशन, एक हमने उसका फर्दर ट्रीटमेंट करा, एंड फर्दर हमने गाइडेंस ले ली कि हम आगे क्या करेंगे। तो ये लैप्रोस्कोपी के एडवांटेज हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि पेशेंट आते ही पहले पूछता है कि इससे नुकसान क्या होगा, तो नुकसान की अगर बात करें तो इसमें हेजिटेशन ये होता है कि ये एक तरह का माइनर ऑपरेशन है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क 1% में लेके चलते हैं कि कभी भी किसी दवाई का कोई रिएक्शन हो गया, एनेस्थीसिया का प्रॉब्लम हो गया, सर्जरी का हो गया, तो 1% रिस्क ऑपरेशन करके मान सकते हैं। दूसरा, इसमें 1 या 2 स्टिचेस हमारे आते हैं, तो वो स्टिच हमको 7 दिन बाद खुलाने पड़ते हैं, 7 डेज का रेस्ट होता है। तो ये हेजिटेशन लोगों को आते हैं। एज सच पर से लैप्रोस्कोपी से कोई नुकसान किसी भी पेशेंट को आज तक नहीं हुआ। मैं 25 ईयर्स हो गए मुझे इस प्रैक्टिस में, मैंने कभी किसी पेशेंट को नुकसान होते नहीं देखा। और पेशेंट के जो रिजल्ट है विद इन 6 मंथ्स बहुत अच्छे आते हैं अगर उनका सब कुछ नॉर्मल होता है। तो लैप्रोस्कोपी हमें बहुत पसंद आता है, एंड इट इज द मेजर पार्ट फॉर द ट्रीटमेंट एंड सक्सेस ऑफ द आईवीएफ। जी डॉक्टर सीमा, और मैं ये आई बिलीव कि हमें अपने डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा जिस भी आप डॉक्टर के पास, जिनके भी पास आप जा रहे हैं इलाज के लिए, वो आपको सही राय देंगे और आप उन पे विश्वास करना जरूरी है। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी उर्वशी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसमें जो आपका डॉक्टर का विश्वास वाली पार्ट है ये बहुत जबरदस्त जरूरी है, क्योंकि हम वो जमाने में काम कर रहे हैं जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, पर हम इसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, इतनी सिंसियरिटी, हार्डवर्क डाल सकते हैं, और आप 100% एफर्ट कर सकते हो कि यस आपको बेस्ट होता ट्रीटमेंट हो, बट आप इसमें मैजिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये गॉड सेंट चीजें हैं। बर्थ और डेथ भगवान ने अपने हाथ में रखी है, तो ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि कई लोग, क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हम आए हैं कि आपका हाथ लगेगा तो हम कंसीव कर जाएंगे, तो मैजिकल ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होते, वो एक चांस हैपनिंग होती है कि आप आए और आप लकी हो गए और आपने उसको कुछ भी दवाई दी और वो कंसीव कर गई। तो ये हर बार नहीं होता, और अधिकतर पेशेंट इसीलिए 1 महीने के लिए ट्रायल के लिए आते हैं। ऐसा ट्रायल ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी में नहीं होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 3 to 6 मंथ एक डॉक्टर को देना चाहिए। मैंने क्या देखा है, पेशेंट 1 महीना एक डॉक्टर, दूसरा महीना दूसरे डॉक्टर, तीसरा महीने, ऐसे करते हुए सालों साल इलाज ही इलाज लेते रहते हैं, और उनका इतना लंबा, हम उसको पोथा बोलते हैं हिंदी में, कि वो पूरा पोथा लेके आई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ट्रस्ट करो, 3 से 6 महीने देखो, आप पहले सिलेक्शन डॉक्टर का सही करो, और फिर उस पर ट्रस्ट करके जो जो वो कह रहा है वो करते चले जाओ। आई थिंक उसी ड्यूरेशन में आप कंसीव कर जाते हो। So that is my advice to you.
जी, एंड आई एम श्योर जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, आप प्लीज डॉक्टर सीमा के एडवाइस जरूर फॉलो करिएगा। डॉक्टर सीमा, एक एडिशनल क्वेश्चन है मेरा। अभी आप लेप्रोस्कोपी की बात कर रही थी, या कई तरीके की महिलाएं कई तरीके की प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी सफर करती हैं, इनफैक्ट सभी करते हैं। तो एक कुछ टर्म्स हैं जो कि हम गायनेकोलॉजिकल टॉपिक्स में यूज करते हैं, जैसे हमने सुना है ओवेरियन सिस्ट के बारे में, या एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, या पीसीओएस के बारे में। तो क्या होती है ये सॉरी, ये क्या बीमारी होती है, कंडीशन होती है, क्या होता है? और इससे जुड़ा हुआ जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम है तो उसको क्या प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से? नहीं, इससे अच्छा स्केयर होने की जरूरत नहीं है। जैसे पीसीओडी आजकल इतना ज्यादा कॉमन डायग्नोसिस हो गया, यंग गर्ल्स भी इसको लेके आ जाती है और उनकी मदर्स उनसे ज्यादा कंसर्न होती है कि इसको प्रेगनेंसी कैसे होगी। ऐसा नहीं है, ये पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस एंड ओवेरियन सिस्ट ये सच में प्रेगनेंसी कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमें जब पता है कि बैकग्राउंड में कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना होता है। एक ही एडवाइस है इसमें। और पीसीओएस का अगर पता है तो हम, जैसे एज इसमें बहुत मैटर करती है, हमें जल्दी शादी करनी चाहिए और जल्दी ही बच्चे करने चाहिए, तो ये दूसरी एडवाइस है। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ब्लड जाके ओवरीज पे चिपक जाता है। पीसीओएस में एक तरह की ओवरीज है जिसमें बहुत सारे एग्स हैं। और ओवेरियन सिस्ट है कि जब एक एग प्रॉपर नहीं बना, हार्मोन की गड़बड़ हुई, तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब मैनेजेबल चीज है, बट हमें डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए रेदर देन डिलेइंग द थिंग। तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर बेगम, मैं आपके पास एक बार दोबारा आना चाहूंगी। अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की काफी बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स सोल्यूशंस भी निकलने लग गए हैं। सिमिलरली एक एआरटी टेक्नोलॉजी होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है एआरटी और क्या एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड होता है इस टेक्नोलॉजी में? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत सारे प्रोसीजर्स को बोलते हैं एक साथ, जिसमें हम साइंस की मदद से एक कपल को प्रेगनेंसी देने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले कपल्स को ये डाउट होता है कि इसके थ्रू अगर प्रेगनेंसी होगा तो कोई एबनॉर्मल बच्चा होगा, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम निकल आएगी बाद में जाके, या शायद वो कपल पे डाउट होगा कि क्या वो नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर सकते थे इसलिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी। स्पेशली द मेल पार्टनर, जो हस्बैंड्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट हो जाएगा या उनकी एफिशिएंसी पे डाउट होगा कि वो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गलत धारणाएं हैं। इसमें हम सिर्फ, जो आजकल इतना कुछ अवेलेबल है, साइंस ने जो चीजें बनाई है, नहीं, हम सिर्फ एक कपल जो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहा उनको इसकी मदद से बच्चा जल्दी करने में हेल्प करते हैं, ताकि फीमेल की ज्यादा एजिंग भी नहीं हो, वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी कर पाए और सही टाइम पे कर पाए। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आईयूआई जिसको बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम हस्बैंड का सैंपल लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और नॉर्मल ऐसे कोई बेहोशी नहीं, कुछ ओपीडी में एक फीमेल की यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। ये उन पेशेंट्स में हेल्पफुल होता है जहाँ पे वो आपस में रेगुलर कांटेक्ट नहीं कर पाते, या कई बार नीचे रास्ते में कोई ब्लॉकेज है, या हस्बैंड्स को करने में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, स्पेशली स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, तो हस्बैंड्स को स्मोकिंग अल्कोहल बंद करना चाहिए, और ये प्रोसीजर हेल्प कर सकता है प्रेगनेंसी में। इसमें अपने ही एग्स होते हैं, अपने स्पर्म्स होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है, कुछ भी अलग से नहीं करना है और कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, इसका सक्सेस क्या है कि सिर्फ 20-25% सक्सेस होता है, या नॉर्मल से कह लीजिए 10% एक्स्ट्रा सक्सेस ही देता है एज अ कपल। इसके बाद दूसरा आता है जिसको कि हम बोलते हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि हम बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब में या टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाते हैं और उसको वापस यूट्रस में डालते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है। इसमें हम, जैसे महिला आती है पीरियड्स के सेकंड डे पे, उसका हम इंजेक्शन शुरू करते हैं, डेली 10 से 12 दिन उसको इंजेक्शन लगने हैं। फिर उसके बाद एक दिन बेहोशी में उसके अंडे बाहर निकाले जाते हैं नीडल के थ्रू, कोई कट इंसिजन कुछ नहीं है। शाम तक छुट्टी हो जाता है, एक दिन का एडमिशन है। स्पर्म्स लेके हम एम्ब्रियो लैब में बनाते हैं और फिर उसी को 3 से 5 दिन बाद उस महिला के अंदर डाल देते हैं और उसे 15 दिन का रेस्ट एडवाइस करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर भी 15 से 20 दिन का ही है और कोई इसमें दर्द नहीं होता। पेशेंट को बहुत डर लगता है मरीज को कि हमें बहुत दर्द होगा, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल इंजेक्शन भी बहुत ईजी हो गए हैं, सब चीजें इतनी एडवांस हो गई हैं, बीच में हमारे पास उनको भी सिर्फ 4-5 बार अल्ट्रासाउंड के लिए आना पड़ता है और फिर प्रोसीजर के दिन आना पड़ता है। तो इसको हम आईवीएफ बोलते हैं। इसका सक्सेस बेटर है। देखिए, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 40% है, बट हर सेंटर का अलग अलग है, तो हमारा भी लगभग 60-70% हो जाता है। 100% नहीं है, बट बाकी सब प्रोसीजर से बेटर है। और ये बेबी बिल्कुल नॉर्मल बेबी की तरह होता है, आपके अपने ही जीन्स होते हैं, आपका सब कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर जरूर देना पड़ता है, वो हम बाद में डिटेल्स में समझाएंगे,
बट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड बिल्कुल नॉर्मल बेबी है। इस और एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मरीज के अंडे खत्म हो गए हैं या कम है उसके अंडे, या फिर मीनोपॉज वाली स्टेज है, तो हम अंडे भी बाहर से ले सकते हैं। स्पर्म्स हस्बैंड का लिया बट अंडा बाहर से लेके एम्ब्रियो डाल दिया फीमेल के अंदर, और वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह जाएगा। या फिर स्पर्म्स एब्सेंट है, फीमेल के अंदर एग्स हैं, तो एक पार्टनर का जेनेटिक मटेरियल आ गया, फीमेल के अंडे ले लिए, स्पर्म्स डोनर के लेके फिर एम्ब्रियो बना के डाल सकते हैं। ये सब अवेलेबल है। या फिर बना बनाया एम्ब्रियो भी हम डाल सकते हैं, जिसमें कि कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल बेबी की तरह होता है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है सेरोगेसी, जिसमें कि अगर यूट्रस में प्रॉब्लम है फीमेल के, वो नहीं प्रेगनेंसी कैरी कर सकती, तो उसके अपने अंडे बाहर लेके वही हस्बैंड का स्पर्म लेके बेबी बना के हम किसी और सेरोगेट मदर में 9 महीने प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराते हैं और उसको बेबी हैंड ओवर कर देते हैं। ये सब लीगली पूरा अच्छे तरीके से होता है, सब पेपर वर्क होता है, साइन होते हैं, इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। जी डॉक्टर मेघा, काफी डिटेल में डॉक्टर मेघा ने हमें बताया आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर मेघा, किन मरीजों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? देखिए, आईवीएफ के बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर मरीज की ट्यूब्स दोनों ब्लॉक है, लेप्रोस्कोपी के बाद भी अगर आप ट्यूब्स नहीं खोल पा रहे, तो उस केस में आईवीएफ इज द ओनली ऑप्शन फॉर दैट पेशेंट, कि उसको सिर्फ वही तरीका बच जाता है कि बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी बना के डालें। या फिर उसके अंडे बहुत कम हो गए हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है कि अंडे की कमी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है नेचुरल, तो हमें जल्दी प्रेगनेंसी देना है। या फिर एक होता है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसमें कि आजकल फीमेल्स को 30-35 में ही मीनोपॉज वाली चीजें हो जाती हैं, पीरियड्स बंद हो जाना, अंडे खत्म हो जाना। उनमें ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, ये कह लीजिए मिरेकल है उनके लिए, या बहुत एडवांस है। ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। या फिर आप बहुत साल शादी को हो गए, कोई भी रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आईवीएफ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और पेशेंट्स बहुत खुशी से एंड में अच्छा हेल्दी बेबी लेके जाते हैं, और बाद में उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने ऐसे ही इतने साल लगा दिए इसके बारे में सोचने में। मेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर मेल्स की स्पर्म काउंट कम है या फिर बिल्कुल एब्सेंट है, तब भी ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है कि उनको अपने स्पर्म से कैसे प्रेगनेंसी मिल सके, अपना बच्चा कैसे मिल सके, उनमें भी ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर। जी सर, डॉक्टर मेघा ने बताया कि कैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या होता है और किन मरीजों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर सीमा, एक बार मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी इसी का फॉलो अप क्वेश्चन लेके कि कई लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं आईवीएफ को लेके, और आप तो एज एन एक्सपर्ट सुनते ही आए होंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि क्या ऐसी धारणाएं हैं जो मन में है और उनको क्यों नहीं घबराना चाहिए इस ट्रीटमेंट को फॉलो करने की। गलत धारणा, जैसे अभी डॉक्टर मेघा ने सारा कुछ बताया, उसी तरह की बातें। बट लोगों को सबसे ज्यादा लगता है कि रिस्क क्या है। रिस्क अगर देखा जाए तो आईवीएफ करने में फाइनेंशियल, इमोशनल और मेंटल लॉस के अलावा कुछ भी लॉस नहीं है। कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, ना तो ये बीमारी ऐसी है कि जिसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। आप अपने ईज पे, कंफर्ट के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से इसका आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमें जो गलतफहमी होती है कि बहुत रेस्ट करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं, मेरी तो नौकरी छूट जाएगी और मेरे घर में तो लोग ही नहीं है, मैं तो अकेली रहती हूँ, तो क्या होगा। ऐसा कोई रेस्ट नहीं है। ओनली थिंग कि देखो, जो भी चीज अगर हमने बहुत मेहनत से ली होती है, बहुत सालों बाद मिलती है, तो हम उसके एक्स्ट्रा केयर करते हैं। वैसे हमारी बुक्स ये कहती है कि रेस्ट से कोई ट्रीटमेंट की पॉजिटिविटी में या सक्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज सच रेस्ट कोई रिकमेंडेड नहीं है। बट फिर भी, क्योंकि हमने कोई, जैसे अगर हम इम्पोर्टेड क्रॉकरी भी ले आते हैं, तो हम उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि अरे ये टूट नहीं जाए, क्योंकि इतनी महंगा महंगा है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको लेना होता है कि आईवीएफ में हमें रेस्ट करना है। तीसरी चीज है कि हमें इसमें इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसका पेन होता है, और कोई भी पेन किसी भी तरह का आईवीएफ में नहीं होता। ये तो डिलीवरी वाला पेन तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आईवीएफ करने में प्रोसीजर इटसेल्फ कोई पेनफुल नहीं है। और तीसरा, जो लास्ट पेशेंट को बहुत ज्यादा लगता है कि नॉर्मल होगा कि नहीं बच्चा, वो मेघा ने बताया, और ये कि ये बच्चा हमारा होगा कि नहीं, ये डाउट्स आजकल बहुत क्रिएट हुए, क्योंकि ये कमर्शियल मार्केट बनता जा रहा है। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स एक तरह मशरूम की तरह अपने इस सिटी में भी आ गए हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम आईसीएमआर और नेशनल एआरटी रजिस्ट्री में रजिस्टर सेंटर के पास जा रहे हैं। वहां पे हम कंसेंट लेके सब काम करते हैं। हमारा अपना स्पर्म, हमारा अपना ओवम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जब भी कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं, उसको पढ़ के ढंग से इस पॉइंट को जरूर से समझें, ताकि आपको कभी धोखा नहीं हुआ, वो आपका अपना बच्चा है कि नहीं, ये आपको क्लियर होता है। एंड फाइनली, यस, डीएनए टेस्ट तो सब जगह अवेलेबल है। अगर किसी को डाउट है तो वो भी कर सकते हैं। बट अगर सेंटर ऑथेंटिक है तो वो लोग ऐसे काम नहीं करते, तो डेफिनेटली आपका बच्चा होगा। तो कोई रिस्क नहीं है, कोई गलत धारणाएं ना बनाए। और पेशेंट को एक ये भी बहुत लगता है, आईवीएफ बहुत महंगा है।
मैंने देखा है पेशेंट अननेसेसरी बहुत सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं और उससे दुगना पैसा खर्च कर चुके होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैक्सिमम भी देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख में सारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक बार आईवीएफ करने में। और आजकल तो फाइनेंस भी हो जाता है, लोग इंस्टॉलमेंट में भी उसका पेमेंट कर लेते हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता आईवीएफ ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली अगर जरूरत है तो जल्दी चल देना चाहिए। हाँ, ये नहीं होता कि अगर हमने आईवीएफ बोला तो नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। और लोग है ना कई बार डॉक्टर को ब्लेम करने लगते हैं कि आपने हमें आईवीएफ बोल दिया तो हम तो नेचुरल कंसीव कर गए। तो आईवीएफ ऐसे बोला जाता है, और मैं लोगों को ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है, सपोज मुझे जमुना पार जाना है, तो मैं स्कूटर पे जाऊंगी कि मैं कार में जाऊंगी, उतना ही फर्क है। अगर हम स्कूटर पे जाएंगे तो ठीक है, हम पहुंच तो जाएंगे पर हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आप नेचुरल ट्राई करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और हो सकता है आप इतने थक जाओ रास्ते में कि आप वापस ही मुड़ जाओ कि हम तो नहीं जा सकते, सॉरी। और कार में जाओगे तो उम्मीद है कि आप पहुंच जाओगे, तो 40-50% चांसेस है कि यू विल डेफिनेटली रीच द डेस्टिनेशन। तो ये मेरा है कि धारणाएं गलत नहीं रखनी चाहिए जी डॉक्टर। जी, सो डॉक्टर सीमा ने काफी अच्छे और काफी इजी लैंग्वेज में हमें बताया आईवीएफ ट्रीटमेंट से जुड़ी जो गलत धारणाएं हैं और क्यों हमें नहीं डरना चाहिए इस ट्रीटमेंट को फॉलो करने के लिए अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो। और डॉक्टर सीमा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है कि जो लोग आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी करते हैं उनको क्या स्पेशल केयर करनी चाहिए? आईवीएफ प्रेगनेंसी डेफिनेटली हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती हैं, बिकॉज आप सोचो, एक तो हम नेचर से अगेंस्ट उनको प्रेगनेंसी दे रहे हैं। दूसरा, ये जब भी प्रेगनेंसीज होती है नॉर्मली वो एज जो होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी एज में आ जाती है। मोर देन 32 ईयर्स पे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मानते हैं। और उस एज में आपका बीपी, शुगर, आपके और भी प्रॉब्लम जैसे ओबेसिटी, और आपको डिप्रेस हो जाती है, लोग बाग का एटीट्यूड उधर तक नेगेटिव हो चुका होता है, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में हमें केयर ज्यादा करनी होती है, अबॉर्शन का रिस्क ज्यादा होता है, प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क ज्यादा होता है, और ये जो भी बीपी शुगर इन सब की चार्टिंग है ये ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी आजकल लेके चलते हैं वो पेशेंट उसको भी हाई रिस्क बना के चलता है। आजकल तो इवन सिंपल प्रेगनेंसीज में भी प्रॉब्लम्स आती है, तो ऐसा आईवीएफ करके प्रॉब्लम है ये नहीं कहा जा सकता। बट हमारी जो भी प्रेगनेंसी केयर है, आईवीएफ प्रेगनेंसीज को हमें थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली बुला के देखना पड़ता है, थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। तो मेरी इसमें एडवाइस पेशेंट्स को ये होती है कि आप उस सेंटर पे अपने आप को शुरू से बुक करा ले 3 महीने के बाद, जहाँ पे आपको 24 आवर्स की सर्विसेज मिल रही हो। नॉर्मली पेशेंट क्या करते हैं कि किसी भी सेंटर पे दिखा रहे होते हैं जहाँ पे आईवीएफ कराया, उसके बाद वो 4-5 मंथ्स पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ढूंढते हैं कि डॉक्टर कहाँ मिलेगा, किसके पास है, तो उसमें उनके बच्चे का लॉस हो जाता है। तो एक कंप्लीट सेटअप होना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे नर्सरी हो, बाकी कोई फैसिलिटी सब उनको वहां पे मिले। तो उनका प्रॉपर 5 से 6 बार का मिनिमम एंटीनेटल केयर चेकअप है, डाइट का प्रॉपर एडवाइस मिलता है, प्रॉपर जो प्रेगनेंसी के टेस्ट हैं कि हमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, वो सब इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। और रूटीन हार्ट बीट चेकअप, अल्ट्रासाउंड, दवाइयाँ, ये सब मिला के एक हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें आगे चलना चाहिए, ताकि हम एट द एंड मदर और चाइल्ड हेल्दी दे पाए। तो जो हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड का कंसेप्ट है, उसके लिए आईवीएफ वाले जो ऑब्स्टेटिशियंस हैं, जैसे मैं ऑब्स भी करती हूँ, तो उसमें हमें थोड़े ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं टू गिव देम अ टर्म प्रेगनेंसी या लाइव हेल्दी बेबी। हमें उनको देने के लिए थोड़े एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। जी, सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, इसी सेशन को हम यही वाइंड अप करना चाहते हैं। और आई एम श्योर मैक्सिमम सवालों का जवाब हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको दे दिया होगा। इस सेशन में आने के लिए डॉक्टर सीमा और डॉक्टर मेघा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। इस सेशन को हम दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं और कुछ ही देर में हम इसको दैनिक जागरण के यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, वहां भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ और न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू रोज। थैंक यू।